भारत में वामपंथ का उदय, लेफ्टिस्ट इन इंडिया नेशनल मूवमेंट। वामपंथ का अर्थ सत्ता या शासन व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन चाहने वालों से होता है। वह वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है और उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस करता है तथा सत्ता व्यवस्था या वर्तमान व्यवस्था के समर्थक को दक्षिण पंथ आमतौर पर कहा जाता है। यह वामपंथ और राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई के दौरान भारत में वामपंथ का प्रचार प्रसार होता है और वामपंथ और भारतीय राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई दोनों के उद्देश्यों में समानता थी। दोनों शोषण के अंत के लिए लड़ रहे थे। स्वाभाविक है कि वामपंथ और राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई एक हो चला था और दोनों के उद्देश्य भी समान थे। कभी कभार परिस्थितियों के अनुरूप वामपंथ का आजादी की लड़ाई से अलगाव भी हुआ, लेकिन आमतौर पर दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे थे। भारत में वामपंथ की दो धाराएं मुख्य रूप से प्रचलित हुई और दो पार्टियों का गठन हुआ, सीपीआई और सीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। कानपुर में भारत के वामपंथी नेताओं का जमावड़ा हुआ और उन लोगों ने अखिल भारतीय स्तर की एक वामपंथी पार्टी का गठन किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से। सीएसपी 1934 वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि जैसे समाजवादी नेताओं ने बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। परिस्थितियां भारत में आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि वामपंथ को बढ़ावा दिया, उसके धरातल का निर्माण किया। रूसी क्रांति। आधुनिक भारत में वामपंथ की शुरुआत एवं गति प्रदान करने में रूस की क्रांति, जो नवंबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में घटित हुई थी, का सर्वोपरि योगदान था। समाजवादी व्यवस्था का पहला व्यावहारिक प्रयोग रूस में किया गया था और यह कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों अर्थात मार्क्सवाद पर आधारित था। लेनिन मार्क्सवाद से ही निर्देशित होकर दिशा निर्देश प्राप्त कर साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किया था और उसमें सफलता उसे मिली थी। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में पहली मर्तबा दलितों और शोषितों के हाथों में सत्ता गई थी और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना हुई थी। इससे औपनिवेशिक देशों के युवा वर्ग का मनोबल काफी बढ़ा और वे भी क्रांतिकारी
हिंसा के द्वारा भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। इसने किसानों, मजदूरों, दलितों, छोटे छोटे व्यापारियों सभी को प्रभावित किया। अर्थात जो भी भारत के शोषित वर्ग थे, दलित वर्ग थे, उत्पीड़ित थे, चाहे वे राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, वो वे सभी मार्क्सवाद की ओर आकर्षित होने लगे थे। क्योंकि उस समय मार्क्सवाद का पूरे विश्व पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा था और मार्क्सवाद इन दलितों शोषितों के मध्य दुख हरने वाला के रूप में अपनी लोकप्रियता प्राप्त की थी। दरअसल मार्क्सवाद का नारा ही है वर्गहीन समाज और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। जिसमें शोषण का कोई स्थान नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुत सारे मार्क्सवादी समाजवादी गुटों का निर्माण होने लगा। भारत में वामपंथ का सर्वप्रमुख और पहला नेता एम.एन. राय थे। एम.एन. राय रूसी क्रांति के बाद वर्ष 1919 में रूस के नेतृत्व में अर्थात सोवियत संघ के नेतृत्व में स्थापित किया जाने वाला इंटरनेशनल कॉमिंटर्न पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसी तरह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापना होने लगे, लेकिन वर्ष 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के पार्टी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश दमन और लूट, अंग्रेजी सरकार की औपनिवेशिक आर्थिक शोषण मूलक नीतियों ने भारत में चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया था और इसके साथ साथ लोग प्राकृतिक आपदाओं के भी शिकार हो रहे थे। इससे जो साम्यवाद और समाजवाद की ओर आकर्षित होने की परिस्थितियों का निर्माण करता है। ब्रिटिश दमन और लूट ने लोगों को साम्यवादी बनने को प्रेरित किया था। इसी बीच आर्थिक महामंदी 1929 से 32 ने लोगों की गरीबी और विपदा को और भी बढ़ाया। लोग पहले से ही त्रस्त थे और भी त्रस्त हो चले थे। दरअसल वर्ष 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रथम विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी, जो 3 वर्षों तक अर्थात 32 तक संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए था। सुभाष नेहरू और समाजवाद, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू 1927 के बाद के वर्षों में समाजवाद की ओर उन्मुख हुए और वे समाजवादी विचारधाराओं का संपूर्ण भारत में व्यापक प्रचार प्रसार किया। उसी समय नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का उभार अखिल भारतीय स्तर के नेता के रूप में होता है। एम.एन. राय और समाजवाद, मानवेंद्र नाथ राय ने मूल भारतीय समाजवाद की स्थापना की थी और वे समाजवाद के मूल प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। गांधी और समाजवाद, गांधी का समाजवाद ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित था। वे किसी क्रांति का वकालत नहीं करते थे, बल्कि पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन पर विश्वास करते थे। दयानंद सरस्वती और समाजवाद, दयानंद सरस्वती का समाजवाद भी समानता पर आधारित थी। भारतीय राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई और वामपंथी दलों के संबंध अति घनिष्ठ थे। वर्ष 1930 से लेकर 36 तक इनके 1930 से लेकर वर्ष 1942 तक इनके भी मधुर संबंध रहे, लेकिन उसके बाद इनके संबंधों में
खटास आई और दोनों दो खेमे पर हमेशा के लिए अलग हो गए। हम देखते हैं कि वामपंथ में जीन अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी में जीन किसानों मजदूरों की सहभागिता थी। वही किसान मजदूर और मध्यम वर्ग के व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी सदस्य हुआ करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य भी वामपंथी पार्टियों के सदस्य होते थे और इनके सम्मेलन भी कभी कभी एक स्थान पर ही हुआ करता था। जैसे कांग्रेस समाजवादी, भारत में वामपंथ का उदय भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हुआ। भारत में कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 को ही हम देखें, इसका नाम ही है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, अर्थात सीपीआई और सीएसपी जो भारत की मुख्य वामपंथी पार्टियां थी, दोनों कांग्रेस के भीतर ही रहना पसंद करते थे और कांग्रेस को क्रांति की ओर मोड़ना चाहते थे, अर्थात उसे वैचारिक स्तर पर साम्यवाद की ओर मोड़ना चाहते थे और दूसरी ओर ऊपर से नीचे तक नेतृत्व के पदों पर अपने व्यक्तियों को बैठाकर कांग्रेस पार्टी पर ही कब्जा जमाना चाहते थे। क्योंकि उनको पूरी तरह विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है जो जन संस्था है, अर्थात संपूर्ण भारत के सभी वर्गों का इस पर अटूट विश्वास है और हम कांग्रेस से अलग होकर लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और यह बातें सही थी, लेकिन 40-42 के बाद हिंसात्मक क्रांति की ओर मुड़ने के कारण वामपंथियों का भारत में किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन का उग्र रूप धारण करने के कारण कि राष्ट्रीय कांग्रेस से अलगाव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में समाजवाद का उदय एवं विकास इन्हीं परिस्थितियों में होता है और राष्ट्रीय आज़ादी और भारतीय समाजवाद या वामपंथ दोनों का उद्देश्य एक था, शोषण से मुक्ति, ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति, और आज़ादी के बाद ही ये भारत में समाजवाद लागू करने का प्रस्ताव रखा था। धन्यवाद।